हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो आज जो हम दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बीएससी यूजी बायोलॉजी का अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है सीयूईटी, तो इसके लिए आपका सिलेबस क्या होता है, क्या सिलेबस में आपको पूछा जाता है, जो कि आपके डोमेन स्पेसिफिक का पार्ट है। मैं श्रद्धा उपाध्याय आज आप सबको यहाँ पे बताऊंगी कि हम यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी अगर सीयूईटी के थ्रू क्रैक करना चाहते हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए हमें क्या सिलेबस देखना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें डोमेन स्पेसिफिक क्लियर करना है, जो कि हमारा सीयूईटी के पेपर में सेकेंड पेपर होता है, ये सेकेंड पार्ट है हमारे इस पेपर का, तो डोमेन स्पेसिफिक में आपको बायोलॉजी का पोर्शन क्लियर होना चाहिए कि आपको बायोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछेगा। तो सिलेबस चीज क्या क्या रहने वाला है, इसको हम आज इस टॉपिक में पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इसको पूरी तरह से देखिएगा, देख लीजिए इसमें कि क्या क्या है जो कि आपको इसमें सिलेबस में पढ़ना है। वो सारे सिलेबस को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। शुरू करने से पहले ये चीज आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस हम देखने वाले हैं ना, ये आपके 12th का पोर्शन है। 12th में जो अभी 12th अभी जस्ट पास आउट हुए हैं या फिर 1 ईयर का गैप लेकर आगे कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि सिर्फ 12th का पोर्शन आपको सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा, सिर्फ 12th का पोर्शन। अब ऐसा नहीं रह गया है कि 11th का पोर्शन भी कवर करें, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको मिलेंगे, अदरवाइज बाकी सारे पोर्शन आपको 12th के ही कवर करना है। तो 12th में आपने जो भी बायोलॉजी में पढ़ा है, आपको यहाँ पे पता होगा कि आपके पूरे 16 चैप्टर्स हैं, उन 16 चैप्टर्स ही आपको पूरी तरह से सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम में डोमेन स्पेसिफिक में पूछेगा। तो आंख बंद करके आपको पता है 12th का जो बुक है आपका एनसीईआरटी का, वही सिलेबस फॉलो होने वाला है। बस हाँ, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम हर एक टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वो चीज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए हमें। तो आइए देख लेते हैं फटाफट से कि क्या है हमारे सिलेबस में, क्योंकि है तो भाई वही 12th वाला सिलेबस, तो वही चीजें हम देख लेंगे कि डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है टॉपिक्स में जो कि आपको बीएससी बायोलॉजी अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है सीयूईटी के थ्रू, तो वो आप कैसे करेंगे, है ना। तो ये जो प्रिपरेशन बैच है 2023-24 वाली, ये पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट से आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। 2 जनवरी ऑलरेडी बीत चुका है, तो उसी टाइम से हमने सेशन को शुरू कर दिया है। तो आप भी फटाफट से ज्वाइन करिए हमारा कोर्स और जुड़ जाइए हमारे सीयूईटी के प्रिपरेशन में। ये जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है, बेसिकली बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही हैं जो कि इन्हें कंडक्ट करा रहे हैं सीयूईटी का एग्जाम। बेसिकली बीएचयू है आपका, इसके साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, एएमयू वगैरह है, डीयू है, और बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो यूनिट्स मिलते हैं वो है रिप्रोडक्शन, पहला यूनिट है हमारा, है ना। इस यूनिट के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, जब आप, क्योंकि आपको ये 12th के पोर्शन में मिल जाता है, तो इसमें आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन और इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे तो आपको रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर एक ऑर्गेनिजम्स की, जो कि कंटिन्यूएशन कराती है स्पीशीज बाय स्पीशीज का। उसके साथ डिफरेंट मोड्स देखेंगे रिप्रोडक्शन के। तो हमें पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी आपको बाइनरी फिजन पढ़ना है, मल्टीपल फिजन देखना है, फ्रैगमेंटेशन देखना है, बडिंग देखना है, स्पोर फॉर्मेशन देखना है, और न जाने कितने सारे प्रोसेसेस हैं। तो वो सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। साथ में हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा कि जब भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम जब भी कंडक्ट कराता है, तो कोई भी टॉपिक्स तो वही रहते हैं जो कि आपने 12th में पढ़ा होता है, बट उसको थोड़ा और डीप वे में पूछता है। तो हम हर एक टॉपिक को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी का पोर्शन 12th का कवर नहीं करा पाता है ना। तो वो चीजें हम और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। साथ में एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे इस टॉपिक के लिए, है ना। तो असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, डिफरेंट मोड्स हैं जैसे कि मैंने बताया, बाइनरी फिजन हम देखेंगे, साथ में स्पोरुलेशन देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन जिसमें होता है, बडिंग देखेंगे जिसे ईस्ट वगैरह की बॉडी में होता है, गेम्यूल फॉर्मेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजेनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसमें आपको जानना रहेगा कि कैलस क्या होता है, इसके साथ में डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है, जिसमें से अलग अलग जगह पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस, टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये सब आप जानेंगे, है ना। और उसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, जैसे कि हम फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे एंथर कहाँ ग्रो कर रहा है, हमारा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता
होता है, इसके साथ इसके अंदर का डेवलपमेंट क्या है, 7 सेल स्टेज क्या होती है, इसके साथ में पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में कहाँ लिबरेट होता है, 2 सेल स्टेज में कहाँ लिबरेट होता है, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वो चीज़ें आप जानते रहेंगे, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा हम यहाँ पे अगर देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ टाइप में, जैसे कि यहाँ पे फीमेल और मेल गैमेटोफाइट जो मैं बता चुकी हूँ, उसके साथ पॉलिनेशन भी देखेंगे, उसके डिफरेंट एजेंसीज मतलब जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो चीज़ें भी हमें देखनी रहेगी, है ना। और उसके साथ फिर नेक्स्ट आता है आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो कि आपके इसी टॉपिक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। इसमें आप देखते हैं कि मतलब आउटब्रीडिंग कराने के लिए, जिसमें हम इनब्रीडिंग को रोकने के तरीके देखते हैं, तो इसके थ्रू हम देखेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होता है, जहाँ पे एक पॉलन ग्रेन एक पिस्टल से इंटरैक्ट कर रहा है, मतलब पॉलिनेशन की प्रोसेस चल रही है। उसके साथ में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगैमी क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है, मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, उसके साथ में फिर कहाँ ओवरी जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन करेगा, कहाँ वो ओव्यूल है जो कि सीड फॉर्मेशन करेगा, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसके साथ हम डेवलपमेंट देखेंगे एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। एंडोस्पर्म में यहाँ पे अक्सर पूछता है कि कौन सा प्लॉइडी देखने को मिल रहा है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है, 3N है, 2N है, 1N है। इसके साथ में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, व्हीट और राइस में भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। बेसिक तो आपने सबने 12th में पढ़ लिया है भाई कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कहाँ होता है, कैसे होता है, सबने पढ़ लिया, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, बट उसमें भी आपको कंडीशन अलग अलग। एग्जाम्पल मैं हर बार यही कहूँगी कि बायोलॉजी में जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस कराया जाता है। अब पूछ रहा है कि पूरे प्लांट्स में बताइए कि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अब आपने तो ये पढ़ा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑफियोग्लोसम में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके साथ आप डेवलपमेंट देखेंगे, सीड का डेवलपमेंट होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स। इसके साथ हम स्पेशल मोड देखेंगे, स्पेशल मोड जैसे कि एपोमिक्सिस देखेंगे, पार्थेनोकार्पी, ये डिफरेंट मोड्स हैं आपके रिप्रोडक्शन के। पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन देखेंगे। अब पॉलीएम्ब्रियोनी से क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन किसमें पाई जा रही है, तो बोल देगा पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन किसमें नहीं पाई जा रही है। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। सिग्निफिकेंस देखेंगे सीड और फ्रूट फॉर्मेशन का, ये आपको बीएससी वगैरह लेवल पे आगे चल के और डीप में भी पढ़ना रहता है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के, तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो है, कभी कभी लीडिंग सेल से बन जाते हैं, कभी कभी बन जाता है कि मियोसिस फेज जो है, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो वो कहाँ रेस्टिंग फेज में आया, मियोसिस सेकंड कहाँ से शुरू हुआ, सेकेंडरी oocyte कहाँ बना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो रिप्रोडक्शन में आपको ये जानना रहेगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में क्लियर होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मैंने वही बताया ना, एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस कैसी है, एनाटॉमी ऑफ ओवरी कैसी काम कर रही है, गैमेटोजेनेसिस पता होना चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं। इसके बाद आ जाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन भाई, अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ लिए तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन गैमेट्स का होगा, अब गैमेट होगा तो प्लेसेंटा वगैरह से कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट, हाँ तो यहाँ पे आप बीएचयू के कुछ एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स उठाएंगे तो आपको ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसिस्ट क्वेश्चंस हर बार मिलेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ब्लास्टोसील क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं इसमें डेवलपमेंट के, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ये सब होता है, तो ये सबसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन की प्रोसेस है, इसके साथ लैक्टेशन की प्रोसेस होती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेज जो आती है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये इतनी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका रिप्रोडक्शन टॉपिक क्लियर है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि आपके एनसीईआरटी में आपको 4th चैप्टर मिलेगा। तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसके थ्रू आप क्या जानते हैं, इसके थ्रू आप समझते हैं कि रिप्रोडक्शन अगर प्रोसेस इंडिविजुअल्स में चल रही है तो उस टाइम पे अपने हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वगैरह जो हैं वो सब सारे इसमें आते हैं। तो इसमें देखते हैं नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज से क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं, पूछ देता है कि कौन से एसटीडीज वायरली ट्रांसमिटेड है, कौन से बैक्टीरियली ट्रांसमिटेड है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बर्थ कंट्रोल के मेथड्स, उनकी नीड्स, साथ में कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिसिनल टर्मिनेशन, किस हिसाब से आप मेडिसिन के थ्रू या आप सर्जरीज के थ्रू
टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, इस हिसाब से एमनियोसेंटेसिस से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स क्या हैं, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं IVF टेक्निक्स वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, गिफ्ट वगैरह के टेक्निक्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर आता है हमारा सेकेंड यूनिट। रिप्रोडक्शन यूनिट में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी थी। अब सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? सेकेंड यूनिट है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये होता है सबसे ज़्यादा कमज़ोर बहुत सारे बच्चों का। बायोलॉजी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन जेनेटिक्स पे मजबूती जो है, पकड़ जो है वो बहुत कम होती है लोगों की, तो उस पर आपको एक अच्छी पकड़ बनाने की ज़रूरत है। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो वो क्लियर आपको मैं करूँगी अगर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं है। तो जैसे कि हेरिडिटी है, वेरिएशन है, उसमें अलग अलग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस होते हैं, डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, उसका रेशियो वगैरह कभी कभी पूछता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं जहाँ तक मैंने अभी तक के पेपर्स को इवैल्यूएट किया है। उसके अलावा कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म किस में देखने को मिलता है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग याद रखेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म का कंडीशन है ना। इनहेरिटेंस ऑफ देखिए ब्लड ग्रुप है, प्लायोट्रॉपी क्या होता है, साथ में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टा है बिल्कुल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्रोमोसोम थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ह्यूमंस में, ब्लड में और बर्ड्स में और हनी बी में, हाँ सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन जरूर बनता है, पूछ देगा एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, एक्स और XY तो आपको भी पता है भाई ह्यूमंस में होता है, तो क्या ये पूछेगा क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। आपको क्वेश्चन बनेगा एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखने को मिलता है, कौन से टाइप ऐसा होता है जिसमें आपका टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा किस इंडिविजुअल में, है ना। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो पूछ देता है लिंकेज जो है या क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस किस स्टेज में शुरू होती है भाई? मियोसिस फर्स्ट में शुरू होती है। किस स्टेज में? पैकाइटीन स्टेज में। और लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, फिर आता है डिप्लोटीन। तो पैकाइटीन स्टेज में शुरू होती है और डिप्लोटीन में आकर खत्म हो जाती है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पूछता है क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में देखने को मिलती है मियोसिस फर्स्ट के। अब ये नहीं पूछेगा मियोसिस में कि माइटोसिस में, इतना तो सबको पता है मियोसिस फर्स्ट में ही होगी भाई ये प्रोसेस। तो सब स्टेजेस याद रखेंगे, कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सिनेप्सिस कहाँ देखने को मिल रहा है, बाइवैलेंट कहाँ है, टेट्राइड फॉर्मेशन कहाँ है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको डिजीजेस देखने को मिलेंगे जो कि क्रोमोसोम्स पे होते हैं और वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो उसमें आप देखेंगे हीमोफीलिया है जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस है, उसके साथ में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का एक अलग क्लासिफिकेशन है जिसमें आप थैलेसीमिया देखते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ह्यूमन जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बड़ा कॉमन है, आए इंडिविजुअल्स में आपको पॉपुलेशन में बहुत ईजिली दिख जाएगा। कुछ ह्यूमंस होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है थोड़ी सी एबनॉर्मल सी आपको दिखेगी, जिसमें आपको फेस काफ़ी बड़ा दिखेगा, थोड़ा सा आपको फेस जो आपका ये पोर्शन होता है ब्रेन वाला पोर्शन, जो ये आपका हेड पोर्शन होता है वो पीछे से फ्लैट होता है, हैंड्स थोड़े से लूप्स ज़्यादा बनते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये टर्नर डाउन सिंड्रोम वगैरह के। साथ में लाइनफिल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेशन वगैरह देखने को, डिलीशन वगैरह देखने को मिलता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी आपका चैप्टर है आपके जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जेनेटिक मटीरियल DNA RNA की बात की जाती है। बात जब आती है DNA और RNA की तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई किसने कब कौन सा यहाँ पे थियरी दिया है, ठीक है। DNA अलग अलग यहाँ पे रेप्लिकेशन का अलग अलग इसमें सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर DNA RNA का क्लियर होना चाहिए। RNA के कौन से टाइप में आपको क्लोवर लीफ मॉडल देखने को मिलता है, tRNA होता है वो चीज़ पता होना चाहिए। एंटीकोडॉन्स किस पे होते हैं, कोडॉन्स किस पे होते हैं, ये सब आपको DNA RNA में क्लियर होना चाहिए। DNA की पैकेजिंग कैसे होती है, DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसके साथ सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे,
पढ़ेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं। साथ में जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। इसमें हम कोडॉन्स के बारे में जानते हैं, कोडॉन्स क्या होता है, ट्रांसलेशन फिर जानेंगे, भाई क्या हो रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कह देते हैं। तो ये सब चीज़ें जानेंगे। तो कुल मिला के आप जेनेटिक्स और अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक भाई डीएनए क्या है, आरएनए कहाँ है, कहाँ से इनकी डिस्कवरीज अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू हुई और कैसे ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेस में इन्वॉल्व है ना। उसके अलावा एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन है, लैक ओपरॉन है, जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवोल्यूशन से क्वेश्चंस हर बार बनते हैं, तो इवोल्यूशन जैसे टॉपिक्स को कभी स्किप नहीं करेंगे। और ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो ये चीज़ क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा इससे भागते हैं। तो वो चीज़ आप भागेंगे नहीं, इन चीज़ों को भाई देखिए, जो चीज़ से आप भागेंगे वही चीज़ कन्फ्रंट करनी पड़ती है, तो भागने से कुछ मिलेगा नहीं। तो इवोल्यूशन जैसे टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे, इसके साथ में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखेंगे एंड साथ साथ में एविडेंस देखेंगे फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि पैलियोनोलॉजिकल, साथ में कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साथ में मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, डार्विन के कंट्रीब्यूशन अलग अलग क्या क्या है, मॉडर्न सिंथेटिक, यहाँ पे अलग अलग मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी है इवोल्यूशन की, उसके साथ साथ मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। ये सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में देखेंगे। साथ में वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंटिन्यू करना है स्पीशीज़ को तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, अडेप्ट करना है एनवायरनमेंट को, चेंजिंग एनवायरनमेंट को, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। साथ में म्यूटेशन इसमें देखेंगे, म्यूटेशन ज़रूरी है, उसके लिए अलग अलग थ्योरी दी थी भाई अलग अलग साइंटिस्ट ने, वो चीज़ होनी चाहिए। रिकॉम्बिनेशन वगैरह भी होता है इसमें देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें जानेंगे जो कि किसकी वजह से होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। एंड नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्विन्स का दिया हुआ, वो सारी चीज़ों को हम इसके थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो सेंट्रल डोग्मा है, फिर से ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, लैक ओपरॉन, जीनोम ह्यूमन प्रोजेक्ट, ये सब देख ही चुके हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन था। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन वगैरह जो था विथ एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कितने टाइप्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के, वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारी कॉन्सेप्ट्स हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जिसमें हम जानते हैं ये कि हार्डी-वेनबर्ग ने कह दिया भाई कि कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन है तो वो इनब्रीडिंग कर रही है, एक सर्टेन पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग चल रही है, जिसकी वजह से एक जो पॉपुलेशन है वो थ्रू आउट द पॉपुलेशन वो कांस्टेंट होने वाली है, उसमें बहुत चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। और उसके साथ साथ अडैप्टिव रेडिएशन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं अडैप्टिव रेडिएशन से। क्लास 12th के बोर्ड में भी पूछता है अडैप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन, और एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता है। ह्यूमन एवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अलग अलग चेंजेस जो हुए अलग अलग टाइम पीरियड में और ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो वो चाहे ह्यूमन एवोल्यूशन हो चाहे प्लांट्स का एवोल्यूशन हो, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी में इसका फुल एक ग्राफ के थ्रू डायग्राम मिलता है, तो वो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड यूनिट पे, जो कि है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें हम डिजीज पढ़ते हैं, उनसे कोप अप करने के तरीके पढ़ते हैं, और डिजीजेस के अलग अलग मोड क्या है, ट्रांसमिशन से उनसे कैसे आप बचा जा सकता है, ये चीज़ों को हम इन यूनिट्स में देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ एंड डिजीज आता है इस यूनिट के अंदर, जिसमें हम अलग अलग टाइप के डिजीज के बारे में जानते हैं, जैसे कि पैथोजेंस, पैरासाइट्स जो कि ह्यूमन डिजीज जैसे कि मलेरिया कॉज कर रहे हैं, फाइलेरियासिस कॉज कर रहे हैं, एस्केरियासिस कॉज कर रहे हैं, टाइफाइड हो रहा है, न्यूमोनिया हो रहा है। पूछ देता है क्वेश्चन, टाइफाइड भाई कौन से टाइप से बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, कौन से बैक्टीरिया से होता है। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। साथ में कॉमन कोल्ड हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन बनता है। मीबियासिस क्या होता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इम्यूनोलॉजी से यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, इम्यूनोलॉजी से, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पूछ देता है। आईजी से क्वेश्चन
क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। IgA टाइप कौन सा है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, IgE टाइप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। कैंसर, HIV, एड्स जैसे डिजीजेस के बारे में भी जानना है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है इनके टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट की वजह से ये जाने जाते हैं, ठीक है। अब पूछ देगा वाइरल टेस्ट कौन से डिजीज को पहचानने के लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कैंसर हो गया, HIV हो गया, HIV वायरस है, एड्स इससे डिजीज होती है। एडोलसेंस एज क्या है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो इम्यूनोलॉजी से बनते हैं, और ये थोड़े बहुत जो कि आप डिफरेंट डिजीजेस हैं उनके लिए टेस्ट क्या 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 रिकमेंड किए जाते हैं, एलिसा टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आप क्लियर रखेंगे एकदम। टिश्यू कल्चरिंग क्या होती है, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, ये कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें पूछता है। अब यहाँ पे आता है हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आएगा हमारे पास, वो रहेगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उससे पहले अगर इसी में देखें तो सिंगल सेल प्रोटीन वगैरह भी पूछता है आपको, साथ में बायोफोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर क्या होता है सब जानते हैं भाई। एपिसेंडिका जो है आपके पास, आपका इंडियन हनी बी है, उसके थ्रू जो यहाँ पे हनी बी प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी कल्चरिंग जो चल रही है उसी को एपीकल्चर है। एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह से क्वेश्चन पूछने रहे तो आपको ब्रीड से क्वेश्चन पूछता है ना। मतलब एनिमल ब्रीड्स में काऊ की ब्रीड पूछता है, बफेलो की ब्रीड्स पूछता है, ये सब चीज़ों का आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सोटिक ब्रीड्स के बारे में पूछता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अच्छा चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है। और उनके मतलब कि माइक्रोब्स जो है उनका अभी तक तो हम देखते आ रहे हैं कि डिजीज़ कैसे हो रहा है, क्या मेथड्स हैं ये, लेकिन साथ साथ में माइक्रोब्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है हमारी ह्यूमन लाइफ में, और वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से आपको इस चैप्टर में दिखाया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि हाउस होल्ड में अलग टाइप के माइक्रोब्स हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट और ईजी है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। तो इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग में, साथ में इंडस्ट्रियल वेज में, प्रोडक्शन में, सीवेज ट्रीटमेंट में भी आपका एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया यूज होता है, एनर्जी जनरेशन में, और बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स। इतना पढ़ने के बाद हमारा जो फोर्थ यूनिट आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही वो चैप्टर है जहाँ से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, जहाँ से आप बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं कि कैसे आप बायोलॉजी के स्ट्रीम में अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करके नए नए कॉन्सेप्ट्स को जान सकते हैं। डीएनए की अगर रन कराना है, आरएनए रन कराना है, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन कराना है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो उसके लिए आपको कौन से स्ट्रीम को जानना जरूरी है, बायोटेक्नोलॉजी। आगे चल के पूरा ये एक स्ट्रीम ही बन जाता है। एक तो होता है बीएससी बायोलॉजी से ऑनर्स कर डालते हैं, एक जूलॉजी से ऑनर्स कर डालते हैं, एक ये भी स्ट्रीम होती है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा स्ट्रीम होता है, स्कोप काफ़ी है, ठीक है। तो उसमें भी जो बच्चे चाहें वो जा सकते हैं आगे। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग देखते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर हमें बनाना है, दो अलग अलग डीएनए को साथ में लाना है, तो वो चीज़ हम इसमें देखते हैं, ठीक है। उसके साथ में एप्लीकेशंस देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज़ है, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ है। बीटी कॉटन पूछ देता है फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजिकल वे में कैसे कौन सा क्रॉप बनाया गया, ये सारे क्वेश्चंस बड़े फेवरेट्स हैं। ह्यूमन इंसुलिन वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन है, जीन थेरेपी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बीटी क्रॉप्स बोला ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल। आपका बीटी कॉटन जो है वो है बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं उसके साथ बायो सेफ्टी इश्यूज जैसे बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स, तो ये सब के बारे में भी जब आप बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से समझ जाते हैं तो ये सब पेटेंट वगैरह के बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका यूनिट आता है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी बड़ा ईजी सा टॉपिक होता है, लेकिन इसको लोग अंडर एस्टिमेट करके यहाँ से मार्क्स नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे जब भी आप इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप बेसिकली जानते क्या है एनवायरनमेंट के बारे में, थोड़ा सा ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, थोड़ा सा एनर्जी फ्लो के बारे में, थोड़ा सा प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर्स के बारे में, ये सब जानते हैं हम इस टॉपिक में। तो ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, उनका हैबिटेट, उनका नीच, उसके बाद उनका पॉपुलेशन इकोलॉजिकल, उसके बाद वो कैसे अडेप्ट करना है किसी भी एनवायरनमेंट में, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। हाँ, क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरैक्शन से जरूर बनता है, ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी क्वेश्चन है, वो है म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं।
इसके साथ आता है कंपटीशन, प्रीडेशन, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे इंटरैक्शंस हैं। पैरासिटिज्म है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स है उसके बाद, जिसमें हम ग्रोथ और यहाँ पे अलग अलग ग्रोथ कर्व्स भी देखते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो नाटैलिटी वगैरह से क्वेश्चन बनता है, मोर्टैलिटी, नाटैलिटी, ये सब भी जानते रहेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इकोसिस्टम में आप इसके पैटर्न्स को समझते हैं, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट सा पूछता है, वो है इकोलॉजिकल पिरामिड से, कौन सा पिरामिड हमेशा इरेक्ट होगा, कौन सा इन्वर्टेड होगा, कौन सा ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो कि हमेशा अपराइट होता है, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये है, इसके साथ अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, साथ में एनर्जी फ्लो हम देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, यही बात कर रही थी, पिरामिड ऑफ नंबर की, पिरामिड ऑफ बायोमास की, पिरामिड ऑफ एनर्जी की, पिरामिड ऑफ बायोमास, और ये है तीसरा एनर्जी। ठीक है, इसके साथ है न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग हम देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कार्बन साइकिल्स वगैरह बहुत पहले से पढ़ते आना है, 8th 9th से पढ़ते आते हैं। कार्बन है, फॉस्फोरस की साइक्लिंग वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों पूछता है, कार्बन और फॉस्फोरस की साइकिल्स। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, ये सक्सेशन कैसे, हाइड्राक सक्सेशन है, जेरार सक्सेशन है, डिफरेंट टाइप के सक्सेशन है, ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सर्विसेज है, जैसे कि CO2 फिक्सेशन हो रहा है, पॉलिनेशन है, ऑक्सीजन रिलीज है, ये प्रोसेस कैसे चल रही है, ये भी आप जानते हैं पॉपुलेशन और इकोलॉजी में। ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन। उसमें हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कैसी पॉपुलेशन है, उनके पैटर्न्स के बारे में हम जानते हैं। पैटर्न्स है बायोडाइवर्सिटी के, उसके साथ में उसकी इंपॉर्टेंस है, लॉस क्यों हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाता है, उसमें अलग अलग हॉटस्पॉट्स हैं, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स है। अब क्वेश्चन बना रहेगा तो ये हॉटस्पॉट्स और इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म से यहाँ बनता है, समझ रहे बात। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं भाई, ये कौन से इंडेंजर्ड स्पीशीज है, कौन से एक्सटेंट हो गए स्पीशीज हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रेड डेटा बुक क्या है, जिसके अंदर अलग अलग ऐसे स्पीशीज हैं जो कि इंडेंजर्ड है, जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं, ये सब है। बायोस्फीयर रिजर्व्स जानेंगे, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, अलग अलग इन्वायरमेंटल इश्यूज, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, जैसे कि उसका कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन और उसका कंट्रोल, उसके साथ एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं और उनके इफेक्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब हम जानते हैं इकोलॉजी में, समझ रहे बात। और उसके बाद लास्ट आता है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, साथ में उसके साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन बहुत पूछता है, और वो है कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानते रहेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट फिर भी पूछता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन किस वजह से है, CFCs क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, साथ में डिफॉरेस्टेशन, और any of these case studies as success stories and addressing environmental issues। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इन 5 यूनिट में आपके 12th में पढ़नी है। 12th का ये पोर्शन है, आपके 5 यूनिट्स हैं, टोटल 16 चैप्टर्स हैं आपके पास, और वही हम टारगेट करके चलने वाले हैं हमारे CUET के इस बैच में, जिसमें हम CUET के थ्रू बच्चों को BSc बायोलॉजी वेरियस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्रैक कराएंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको क्लियर रही होगी। रही बात हमारे कोर्स की, तो कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है, आप बस देरी मत करिए, जल्द से जल्द हमारे कोर्स ज्वाइन करिए, और जितने भी लेक्चर वीडियोस हैं उसको जल्दी से जल्दी देखिए। साथ में आप हमारे कोर्स में डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसमें हैं जैसे कि आपको सिलेबस लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे आपके लिए, नोट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी होते रहेंगे, आपको ये वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, और पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, और मैं आपकी बायोलॉजी की मेंटर रहूँगी, मैं भी आपको पर्सनली हर एक पॉइंट पे गाइड करने के लिए रहूँगी। क्लियर है। तो ये रहा आपका। अब हमारा अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है DNS एजुकेयर ऐप, और ये आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगा। साथ में हेल्पलाइन नंबर है जिसके थ्रू अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मैंने जितना हो सका उतना एलैबोरेट किया है आपको इस सिलेबस में, जो भी चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर रही होगी। थैंक यू।